हेलो गाइस, जीएस कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। दोस्तों जैसे ही मैं नेशनल इनकम का नाम लेता हूं तो कई बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं नेशनल इनकम यार इतना खतरनाक टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर से सुना होता है। वो कहते हैं, उनके सीनियर ने अक्सर बोला गया होगा, आपके सीनियर बोलते हैं कि यार नेशनल इनकम का टॉपिक जो है बहुत टफ है, इसके अंदर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अंदर तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं। और आपको पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं वो नेशनल इनकम का टॉपिक पढ़ के ही नहीं जाते बोर्ड में। सोचो 10 नंबर का ये टॉपिक है पूरा का पूरा, इसको छोड़ देते हैं, कहते हैं बस यार थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा उनको डरा देता है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं इसलिए। लेकिन आपको डरने की क्या जरूरत, आप तो मेरे से पढ़ रहे हो, हम तो लॉजिकली यहाँ पर चीजों को पढ़ेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे। आपको मजा भी आएगा, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो आप बात करना कि ये कितना टफ चैप्टर है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोगों का ये है, एक डाउट है कि यार सर कौन सी किताब हम परचेज करें, कौन सी किताब से हम पढ़ें। तो देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो या मेरी वीडियोस से आप जुड़ रहे हो तो मैं आप लोगों को साफ साफ क्लियर कर देता हूं, आपको किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजें मैं बोर्ड पे लिखाता हूं। जो भी मैं लिखा रहा हूं, जो जो मैं आपको बता दूंगा वो सारी चीजें आप नोट कर लेना, किसी भी एक बुक में, एक कॉपी में नोट कर लेना, और वो काफी इनफ रहेगा। उसी में से सारा एग्जाम में आपका आने वाला है। और अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो वहां पर भी मैं पूरी थ्योरी जो होगी वो स्क्रीन पे लगा दूंगा, जहां जहां मेरे को लगेगा मैं लगा दूंगा, और कुछ बोर्ड पे लिखा दूंगा, तो बस इजी हो जाएगा आपके लिए सारा का सारा। लेकिन सर मेरा मन नहीं मानता, मेरे को फिर भी कोई बुक खरीदनी है, तो मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, अगर बुक की बात करते हो तो बुक जो मार्केट में है मेरे अकॉर्डिंग संदीप गर्ग सही है। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छी रहेगी वो संदीप गर्ग रहेगी, क्योंकि उसमें ज्यादा डीप में भी नहीं है, ज्यादा डिटेल में भी नहीं है, और ज्यादा डिटेल की बुक से आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि आपको तो बोर्ड में किस तरीके से लिखना है ये मैटर करता है। बाकी अगर डीप नॉलेज की बात करूं तो वो डीप नॉलेज, उससे ज्यादा नॉलेज डीप नॉलेज में आपको यहां पर दे दूंगा, फिर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और जो एग्जामिनर जिस टाइप की लैंग्वेज मांगता है वो आपको संदीप गर्ग से मिल जाएगी, क्योंकि संदीप गर्ग पूरी की पूरी एनसीईआरटी पे बेस है, उसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, जितना एनसीईआरटी में उसके अकॉर्डिंग उसमें लिखा गया है। मैं किसी दूसरे बुक की बुराई नहीं कर रहा, बाकी बुक्स भी अच्छी हैं, बट मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो संदीप गर्ग। लेकिन आपके स्कूल में अगर कोई और बुक से काम चल रहा है तो आप उसको ले लो, जरूरी नहीं आप संदीप गर्ग लो। कोई और बुक है, ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई और बुक चल रही है और आप 400 रुपए की वो बुक खरीद ली, फिर आप एक और बुक, मेरे कहने से, मैंने आपको सिर्फ सजेस्ट किया है, आप ऐसा ना हो कि मेरे कहने से आप एक और किताब खरीद रहे हो, 400 की वहां किताब खरीद ली, 400 की यहां किताब खरीद ली। इतना फालतू पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके स्कूल में चल रही है आप वो खरीद लो। अगर आपके पास ज्यादा कुछ फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है तो आपका जैसा मन करे आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, चाहे आप संदीप गर्ग फॉलो करो, चाहे आप कोई भी बुक फॉलो करो, लेकिन मेरा जो सीक्वेंस रहेगा, देखिए हर किताब का अपना अपना सीक्वेंस होता है। आप संदीप गर्ग में जाइए, उनका अपना सीक्वेंस होगा, आप टीआर जैन में जाइए, उनका अपना सीक्वेंस होगा पढ़ाने का, क्योंकि उनको वो सीक्वेंस पसंद आता है, उनको लगता है कि ये सीक्वेंस से बच्चे अच्छा सीखेंगे। और मेरा मानना यह है कि जो मेरा सीक्वेंस होगा उससे बच्चे अच्छा सीखेंगे। अब ध्यान से देखो, मेरा क्या मानना है, ध्यान से देखना। आपकी बुक में अलग अलग ये टॉपिक दिए होंगे, अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है। जैसे अगर मैं संदीप गर्ग का एग्जांपल लूं तो उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बाकी इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, मेजर ऑफ नेशनल इनकम, इनको अलग अलग चैप्टर में दिया गया है। हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चन है। तो उनका सीक्वेंस 1 2 3 करके कुछ इस तरीके से चल रहा है, लेकिन मेरा सीक्वेंस ऐसा नहीं रहने वाला। मैं आपको साफ साफ पहले क्लियर कर देता हूं, कहीं आप ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो रहे हो, मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आप अपने उनको किताबों में ढूंढ रहे हो, फिर आप बोलोगे यार भैया ने तो ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, सीधा भैया 5वें पेज में या 10वें पेज में पहुंच गए। तो ये दिक्कत नहीं होने वाली, इसीलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपके सामने। देखो मेरा सीक्वेंस क्या रहेगा, कभी मैं इस वाले टॉपिक पे होऊंगा तो मैं सीधा यहां पहुंच जाऊंगा, है ना। फिर यहां पे मैं कुछ टॉपिक, सारे भी नहीं, कुछ टॉपिक यहां से ले रहा हूं, कुछ यहां पहुंच जाऊंगा, फिर यहां से कुछ टॉपिक ले रहा हूं, कभी यहां पहुंच जाऊंगा, फिर यहां पहुंच जाऊंगा। तो मेरा मिक्स रहेगा, जैसा मेरे को लगता है सीक्वेंस की ऐसा रहना चाहिए। बहुत सारे कंसेप्ट हैं तो मेरे को लगता है पहले ये कंसेप्ट, फिर ये कंसेप्ट, फिर ये कंसेप्ट, फिर ये कंसेप्ट होना चाहिए। तो वो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को सही लगता है, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। लेकिन एट दी एंड ये सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इधर, जो मैंने इधर सारे के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें ये सारे के सारे टॉपिक
कवर होने वाले हैं। वीडियो के एंड में अगर आपको ये सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं तो आप मान के चलना कि आज की वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल रही है, क्योंकि यही जो है आपके एग्जाम में आएंगे आज के टॉपिक में से। देखिए इसमें कोई क्वेश्चन 6 नंबर का भी बन सकता है, 3 नंबर का भी, और 2 नंबर के भी, और 1 नंबर में भी क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक अगर मैं नाम लूं तो जीडीपी की मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम, ये सारे टॉपिक आज कवर होने वाले हैं आज की वीडियो में। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखिए वैसे तो मैं 10 मिनट के अंदर सारा का सारा पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो रटाना हो जाएगा। मैं सिर्फ बोल बोल के आपको पढ़ाऊंगा तो रटाना हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इनके पीछे का हर एक लॉजिक मैं आपको समझाऊं और आपको क्लास लेने में भी मजा आए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लास कब खत्म हो गई है। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम। देखो ध्यान से, एक कंसेप्ट है नेशनल इनकम जिसको हम हिंदी में राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता एक और कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो ध्यान से, ये दोनों कंसेप्ट वैसे तो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंस है दोनों में काफी, लेकिन अगर इनके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो दोनों में कम से कम 85-90% का मतलब सिमिलर टाइप के कंसेप्ट हो जाते हैं। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं, इनके फॉर्मुलाज वगैरह मिलते जुलते हैं, 90% जो इनके फॉर्मुलाज हैं वो एक जैसे हैं। और अगर एक सिंपल इकोनॉमी की भी अगर मैं बात करूं तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी रहेगा। क्या बोला मैंने? नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी होता है अगर एक सिंपल इकोनॉमी की भी मैं बात अगर करूं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, वैसे तो दोनों कंसेप्ट अपने आप में अलग है, लेकिन अगर कुछ एजम्पशन रखी जाए तो नेशनल इनकम और जीडीपी में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आगे जाके पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। बस आज के लिए मैं आपसे भी ये बोलना चाहता हूं, जब मैं लेक्चर को स्टार्ट करा रहा हूं, आप भी नए हो इस नेशनल इनकम के टॉपिक में, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बस मेरे साथ बने रहना। मैं आपको हर एक चीज, जैसे कि हमारा लेक्चर पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैं पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें जानबूझ के एज्यूम कर रहा हूं ताकि आपको इजी पड़े। तो मैं बोलना चाहता हूं कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी आपको आज के दिन मानकर चलना पड़ेगा। वैसे दोनों के दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, नेशनल इनकम फिलहाल आज के लिए, जीडीपी दोनों एक ही कंसेप्ट आप मान लेना। अब क्वेश्चन होता है, मैं आपको सीधे जीडीपी के बारे में बताता हूं। जीडीपी के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, सुनते हो आप न्यूज वगैरह में या पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा जीडीपी की बात करके, जीडीपी बढ़ गई है, जीडीपी घट गई है, कुछ इस टाइप की बातें जो होते हैं पॉलिटिशियन करते हैं। और आपने भी काफी सुना होगा जीडीपी के बारे में। हालांकि नेशनल इनकम भी सुनते हो लेकिन वो आप किताबों में ज्यादा सुनते हो, लेकिन जीडीपी आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफी सुनते हो, ठीक है। तो मैं बात करता हूं जीडीपी, लेकिन आज आपके लिए नेशनल इनकम और जीडीपी एक ही चीज है। जीडीपी क्या है, पहला सवाल यही रहेगा आप लोगों का। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, कब मेरे से ऐसा सवाल बिल्कुल मत पूछिएगा कभी भी कि ये चीज क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले आप ये जानिए कि जीडीपी क्यों है। क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसमें उसको डीप में जानने से पहले आप ये जानिए आखिर ये टॉपिक क्यों है, आखिर ये चीज क्यों बनी है। अगर मैं आपकी पढ़ाई की बात करता हूं, देखिए आप लोग क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पर्पस पता है पढ़ाई का। अगर आपको पता है कि भैया अगर हम पढ़ेंगे तो कल को जाकर पैसा कमाएंगे, बड़े आदमी बनेंगे, जिंदगी खुशहाल रहेगी, लेकिन इसीलिए आप पढ़ाई करते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि पढ़ने से ये सब होगा तो नहीं पढ़ोगे। और कई लोग ऐसे हैं भी जिनको पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस पता नहीं है, तो लोग पढ़ाई भी नहीं करते। तो देखिए किसी भी चीज को अगर आप सीखते हो तो उससे पहले उसका पर्पस जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जीडीपी क्यों है ये जानना पहले बहुत जरूरी है। तो हम जानते हैं कि जीडीपी क्यों है, फिर जानेंगे जीडीपी क्या है। तो चलिए क्यों है को हम समझते हैं। ध्यान से देखो, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपका दिमाग चेक करूंगा, देखता हूं कि आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो या नहीं हो। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं दोस्तों, ध्यान से देखो एक बच्चा है, उसके 80 मार्क्स आ रखे हैं, ठीक है। एक बच्चा है, उसके 80 मार्क्स आ रखे हैं। मेरे को बताओ ये बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं या बेकार मार्क्स हैं। सर इस बच्चे के कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छे मार्क्स हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बेकार मार्क्स हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस बच्चे के अच्छे मार्क्स हो सकते हैं अगर बाकी दुनिया या बाकी बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 60 या 70s में हैं। बाकी बच्चों के मार्क्स अगर 80 से कम है तो इसके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन इस बच्चे के मार्क्स बुरे हो सकते हैं अगर बाकी बच्चों के 90s में मार्क्स हैं। कहने का मतलब है आप सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स देख के ये नहीं बता सकते उसके मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं। जब तक आप दूसरों से कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक आप चीजों को सही से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कंपैरिजन बहुत जरूरी होता है और हम ऐसा कंपैरिजन प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां पर नहीं। तो फिर मैं अगर आपको यह समझ आता है, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं क्योंकि ये तो बड़ा आसान था। अब मैं बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं। वो क्वेश्चन रहा ये,
मान लो ये भारत की इकोनॉमी है और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बेटे ये भारत की इकोनॉमी है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये इकोनॉमी अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है, ये इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है या बेकार कर रही है। तो आप लोगों का कुछ का जवाब होगा सर अच्छी इकोनॉमी है, कुछ का जवाब होगा सर बेकार इकोनॉमी है। लेकिन आपने फिर वही बात कर दी, हम किसी भी एक इकोनॉमी को ध्यान में रखकर कभी भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमीज की भी बात करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा वर्ल्ड में जो बाकी इकोनॉमी है उनकी कैसी कंडीशन है। दूसरी इकोनॉमी जैसे वर्ल्ड की, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी हो गई, चाइना की इकोनॉमी हो गई, अमेरिका की इकोनॉमी हो गई, रशिया की इकोनॉमी हो गई, जो वर्ल्ड की अदर इकोनॉमीज हैं उनकी हमें बात करनी पड़ेगी। उनको ध्यान में रखते हुए हमें भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इन बाकी इकोनॉमी के कंपैरिजन में भारत की इकोनॉमी अच्छा चल रही है तो हम बोल सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी अच्छी है। लेकिन अगर हम बाकी की इकोनॉमी के कंपैरिजन में भारत की इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो हम बोल सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी बेकार है। यानी कंपैरिजन बहुत जरूरी होता है किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने में। तो देखिए, आपने ये स्टूडेंट्स थे, आपने इनको कंपेयर किया, इनकी अगर आपको एजुकेशन या इनका इंटेलिजेंस पता करना है तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग मार्क्स को कंपेयर कर देते हैं, है ना। मार्क्स से क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसे भी अगर दो बच्चों के अंदर आपको कंपैरिजन करना है तो आप अलग अलग तरीके से दो बच्चों में कंपैरिजन कर सकते हो। मान लो अभी चलो आपने इनके मार्क्स से कंपेयर किया, वैसे भी आप दो बच्चों को किस किस तरीके से कंपेयर कर सकते हो, और क्या तरीके हैं सर, इनकी हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, और सर इनका हम अगर हेल्थ स्टेटस देखें, एक बच्चा वीक है स्ट्रांग है, एक बच्चा हेल्थी है, एक बच्चा वीक है, इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप एक पर्सन को कंपेयर कर सकते हो, कभी नंबर के बेसिस पर, कभी हेल्थ के बेसिस पर, कभी हाइट के बेसिस पर, ठीक है। तो वैसे ही हम दो इकोनॉमी को अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी इकोनॉमी अच्छी है, कौन सी इकोनॉमी बुरी है। तो बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर अगर मैं दिखाऊं आपके सामने, अगर दो इकोनॉमी को हम दो या दो से ज्यादा इकोनॉमी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो इकोनॉमिक्स के सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, जो इकोनॉमिक्स के ज्ञाता बोले जाते हैं, यानी इकोनॉमिस्ट, उन्होंने हमें जो दे रखे हैं, जो उन्होंने डेवलप कर रखे हैं, उनमें से कुछ इंडिकेटर्स का मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहला नाम है यहां पर जीडीपी, जिनको अलग अलग इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। एक जीडीपी हो गया, दूसरा हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट, और भी बहुत सारे हैं जैसे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो दो या दो से ज्यादा इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए डेवलप किए गए हैं। किसके द्वारा? इकोनॉमिस्ट के द्वारा। और देखिए, इन्हीं में से सबसे बेस्ट जो इंडिकेटर्स हैं आपके सामने रख लिए, और एक इंडिकेटर जो है जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिल रहा है अभी, वो है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आपको यह समझ आया है, कहीं ना कहीं जीडीपी एक इकोनॉमी और दूसरी इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। और मैं आपको बोल दूं, ये सबसे ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप भी सबसे ज्यादा जीडीपी के बारे में सुनते हो। आपने बीओपी के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में इतना नहीं सुना होगा, हालांकि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत यूज होता है, बट जो जीडीपी है ये सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। सबसे अगर हम पहली बारी में बात करते हैं तो जीडीपी को हम हमेशा सबसे पहले लेकर आते हैं कि कंपेयर करने के लिए अलग अलग इकोनॉमी को, ठीक है। तो इस इंडिकेटर के बारे में हम सीख रहे हैं। तो मैंने आपको ये ये बताने के लिए ये एग्जाम्पल दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था हमें जानना है कि जीडीपी क्यों है। अब आपको समझ आ गया, ये इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमी को अगर आपको कंपेयर करना है तो जाकर जीडीपी का यूज करना। तो देखो, जीडीपी क्यों है हमें समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि जीडीपी भैया क्या है, इसको समझते हैं। और जब मैं इसको समझाऊंगा तब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा कि कितने बच्चे यहां पर इंटेलिजेंट बैठे हैं। आप लोग सच में, आपके पास दिमाग है या नहीं है, देखते हैं। चलो चेक कर लिया जाता है। चलो आ जाओ। देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर दोबारा से आपको बताना होगा। दो घर हैं, एक हाउस नंबर 1 है और ये हाउस नंबर 2 है, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे बेस्ट जो हाउस है वो अच्छा घर कौन सा है, कौन से घर के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। देखिए, इस घर की अगर बात करूं तो यहां पर बहुत से लग्जरियस आइटम्स है, बहुत से गुड्स यहां पर देखने को आपको मिलेंगे। अगर आप इस घर में जाते हो, आपको यहां कार मिलेगी, आपको यहां अच्छे महंगे महंगे आइटम्स मिलेंगे, एसी मिलेगा, हर एक चीज आपको महंगी महंगी चीज यहां पर मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप जब इस घर में जाते हो तो इस घर में आपको इतने सारा मतलब जो सामान वामान है ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। ये लोग बस, इनकी जिंदगी चल रही है खाना पीना और सोना, इतने से ज्यादा ये सोचते भी नहीं है। लेकिन ये लोग तो बहुत सारी चीजों पर इनके पास अगर बहुत सारी चीजें हैं, आप ये भी देखो। तो लेकिन मैं आपको आंसर तो नहीं बताऊंगा, बस आपसे ये पूछूंगा, तो बच्चों मेरे को ये बताओ,
हाउस 1 और हाउस 2 में से सबसे अच्छा जीवन कौन जी रहे हैं? सर हाउस 2 वाले जी रहे हैं। कैसे बच्चों? क्योंकि सबसे ज्यादा गुड्स यहां पर है। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, अच्छा बच्चों ये बताओ सबसे अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड किनका है? सर इनका है। क्यों बच्चों? क्योंकि सर इनके पास ना ज्यादा सामान दिख रहा है शुरू में, मतलब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ऐसा ही दिख रहा है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आपने क्यों बोला कि इनका जीवन अच्छा है, इनका लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का जो रहन सहन है वो इनका अच्छा है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सर इनके घर में ना बहुत सारे गुड्स हैं। अच्छा, अगर गुड्स ज्यादा होते हैं तो क्या हुआ उसका मतलब? सर ऑब्वियस सी बात, अगर गुड्स ज्यादा हैं कहीं ना कहीं इन घर में ज्यादा से ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो रही हैं। क्या बोला आपने? सर इनके घर में ना ज्यादा से ज्यादा वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। देखिए वांट्स क्या होती है, पहले ध्यान से सुन लो। वांट्स क्या होता है बताना, आपने अभी 11th पढ़ी है, उसमें वांट्स के बारे में क्या पढ़ा आपने? वांट्स का मतलब मुझे कार चलानी है, ये वांट्स हो गए। कार होगी तभी मैं अपनी वांट्स को क्या कर पाऊंगा? सेटिस्फाई कर पाऊंगा। मुझे घूमने जाना है, ये मेरी वांट्स है। मुझे जॉब चाहिए, ये मेरी वांट्स है। मुझे एप्पल का मोबाइल फोन चाहिए, ये मेरी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो बहुत होती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में मैक्सिमम वांट्स तक पहुंच जाता है, अपनी मैक्सिमम वांट्स को वो सेटिस्फाई कर लेता है, तो इसका मतलब वो सबसे अच्छा जीवन जी रहा है ना? यही तो होता है। आप पैसा क्यों कमा रहे हो? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ताकि पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो क्या मेन मकसद रहेगा? ताकि जिंदगी में अपनी जो इच्छाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को हम क्या कर पाएंगे? सेटिस्फाई कर पाएंगे, अगर ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाएंगे। तो हर एक इंसान इसीलिए जिंदगी में लगा हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो इच्छाओं को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। तो अगर हम देखते हैं तो ये लोग इस घर के लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। इनके घर में तो सिर्फ बेसिक जो नीड है वही पूरी हो रही है, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान तक ही ये लोग जी रहे हैं। लेकिन ये लोग रोटी कपड़ा मकान से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। लग्जरियस आइटम्स में ये लोग रह रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा जो वांट सेटिस्फाई हो रही है वो इस घर में हो रही है। इसीलिए आपने बोला इस वाले घर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां पर ज्यादा गुड्स हैं। तो ज्यादा गुड्स मतलब ज्यादा वांट सेटिस्फाई हो रही हैं। आपको एक चीज यहां से समझ आ गया कि अगर ज्यादा गुड्स होते हैं कहीं पर भी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ज्यादा लोगों की वांट्स क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन इस बार आप बच नहीं सकते। अब मैं आपसे खतरनाक सा क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखता हूं मैं किस बच्चे में सबसे ज्यादा दिमाग है। बच्चों देखो, मान लो दो इकोनॉमी है। इकोनॉमी तो आप लोग समझते हो, ठीक है? दो इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी ये है, दूसरी इकोनॉमी ये है। आपको बताना है कि कौन सी इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया है, कौन सी इकोनॉमी अच्छी है। देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। इस इकोनॉमी में क्या हुआ? एक साल के अंदर इस इकोनॉमी में 100 केजी का प्रोडक्शन हुआ। एक सामान, यानी आप मान सकते हो कि यहां पर अनाज होता है जो, वो बना 100 केजी का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन इस इकोनॉमी में क्या हुआ? उस साल सिर्फ 10 केजी का प्रोडक्शन हुआ। अब मान के चलो कि जो लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन वो क्या है? वो इक्वल है। ऐसे मानना जितने यहां पर हैं उतने ही यहां पर है। इस तरीके से आपको सोचना है। अब बस मेरे को ये बता दो दोस्तों कि कौन सी इकोनॉमी दोनों में से अच्छी है। बताइए जल्दी से, कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रही है? ये वाली इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये वाली? सर ऑब्वियस सी बात है ये वाली। बच्चों ऐसा आपने क्यों बोला? क्योंकि सर यहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हुई है। ज्यादा प्रोडक्शन हुई है तो यहां पर ज्यादा गुड्स बने होंगे, और ज्यादा गुड्स बने होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट्स क्या हो रही होंगी? सेटिस्फाई हो रही होंगी। यहां पर तो सिर्फ 10 केजी हुआ है। अब ध्यान से देखो, 10 केजी, सपोज यहां पर अगर 20 लोग हैं, यहां पर भी 20 लोग हैं, तो यहां पर तो एक बंदे को सिर्फ 1 केजी भी नहीं पहुंच पा रहा अगर इसको बांटे तो। लेकिन यहां पर तो देखो एक बंदे के पास 1 से भी 2-3 केजी होगा, सपोज, है ना? क्योंकि 20 लोग हैं और 100 केजी बना अगर बांटेंगे तो हर एक के पास 2-3 केजी तो आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस वाली इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। इसके कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म इसने किया है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सर हमें तो समझ आ गया, ये तो बड़ा आसान सा था। तो देखो, अगर आपको ये समझ आ गया ना, आपने बोला इसको प्रोडक्शन को देखकर आपने बोला ये इकोनॉमी अच्छी है और यहां पर लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, अच्छा जीवन जी रहे होंगे। तो सिंपल सी बात, ये जो 100 केजी है ना दोस्तों, इसी को ही हम जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
सर ये क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूं सर, हमने तो कुछ और सुना है, जो आपने सुना है मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। आप जब भी मेरे लेक्चर में बैठते हो तो जो कुछ आपने इधर उधर सुना है, मैं नहीं बोल रहा, वो लोगों ने आपको गलत पढ़ाया, आपने कहीं से गलत पढ़ाया, खुद से जैसे ही पढ़ा आपने गलत पढ़ा। मैं ऐसा बोल नहीं रहा, मैं बस इतना बोल रहा हूं जब आप मेरे लेक्चर में आते हो तो वो जो भी नॉलेज है या तो किसी बक्से में उसको बंद करके आया करो या कहीं पर भी उसको रख कर आया करो। यहां पर बिल्कुल ऐसे बैठा करो जैसा कि आपको कुछ नहीं आता। तो बोलो आप समझ आया आपको? ठीक है सर, आप जैसा बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये सही है, यही जीडीपी है और मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सर समझ आ गया आप जो बोल रहे हो सर, लेकिन एक डाउट है। क्या डाउट है सर? लेकिन बड़ा खतरनाक डाउट है सर, डांटोगे तो नहीं? नहीं डांटूंगा, बताओ। सर आपने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जीडीपी जो होती है दो इकोनॉमी को कंपेयर करते, मैंने बोला था बिल्कुल। सर यहां पर भी तो अब एक चीज मैं आपसे पूछूं कुछ? बिल्कुल पूछो सर, एक इकोनॉमी में क्या एक ही टाइप का गुड्स होता है क्या? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर आपके घर में क्या एक ही टाइप का गुड्स है क्या? नहीं, अलग अलग टाइप के गुड्स है। तो सर आपने एक ही टाइप का गुड्स लिया है। देखो सर, सर ऐसा भी तो हो सकता है इस वाली इकोनॉमी में 1000 लीटर मिल्क की प्रोडक्शन हुई हो, इस वाली इकोनॉमी में 100 लीटर मिल्क की प्रोडक्शन हुई हो, और यहां पर 200 लीटर पेप्सी की प्रोडक्शन हुई हो। यहां पर क्लोथ का भी प्रोडक्शन हो सकता है 200 सेंटीमीटर का क्लोथ का प्रोडक्शन हुआ हो, यहां पर 100 सेंटीमीटर का क्लोथ का प्रोडक्शन हुआ हो, यहां पर और भी चीजें प्रोड्यूस हुई हो, क्योंकि गुड्स तो बहुत सारे होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। सर आप इनका टोटल करिए ना ऐसे, क्योंकि मीटर में भी हो जाएंगे, कोई मिलीलीटर में वो भी होगा, अलग अलग गुड्स होते हैं, उनकी यूनिट अलग अलग होती है। सर आप इनको टोटल कर सकते हो क्या? अब इनको टोटल कैसे करोगे सर? अब कंपैरिजन कैसे करोगे बताओ ना, इनको टोटल करिए। तो यहां पर तो हम फंस रहे हैं, क्योंकि आप बता नहीं सकते किसकी जीडीपी ज्यादा है। बोलो आप बता सकते हो क्या? क्या इनको टोटल कर सकते हो क्या? अगर आप करोगे भी तो फिर पता नहीं कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वहां गलतियां होने की पूरी चांसेस है। तो अब इकोनॉमिस्ट जो थे वो फंस गए, क्योंकि जो आपका डाउट है ना, ये मैंने इकोनॉमिस्ट से भी पूछा। मैंने बोला हे इकोनॉमिस्ट, मेरे बच्चे मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, जल्दी से मुझको बता क्या करूं मैं, क्योंकि कोई केजी में कोई लीटर में, और जीडीपी तो मैं मानता हूं ये जीडीपी है, क्योंकि ज्यादा गुड्स होंगे तो ज्यादा वांट सेटिस्फाई होंगी, तो अच्छा आपका कंसेप्ट लगता है मुझे। लेकिन सर इसको कंपेयर कैसे करूं? जीडीपी का तभी तो यूज होगा ना जब मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला हमने अगर कंसेप्ट बनाया हम इसका सोल्यूशन भी देंगे। हाँ हमारी ये मजबूरी है कि हम इसको टोटल नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका एक और तरीका हम आपको बताते हैं ताकि कंपैरिजन हो सके। वो क्या है? इन्होंने बोला इन सभी की मार्केट वैल्यू, यानी इनको मनी में कन्वर्ट कर लो, पता करो प्राइस कितना है इनका, उसको ताकि मल्टीप्लाई करके मनी में ले आओ, ताकि रुपीज में ले आओ, या डॉलर में है तो डॉलर में ले आओ। ऐसे ही इनको भी आप इनकी मनी में ले आओ, मनी की वैल्यू में ले आओ, ताकि ये मनी में आ जाए, रुपीज में आ जाए, मल्टीप्लाई कर दो, जितने का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा? तो ये सारा का सारा रुपीज में आ जाएगा। इधर इनको आपने सब में रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, अब तो आप टोटल कर सकते हो, ये भी रुपीज में आ जाएगा, ये भी रुपीज में आ जाएगा। अब जीडीपी हम इसको नहीं बोलेंगे, अब जीडीपी हम इसको बोलेंगे, ताकि आप जो कंसेप्ट है वो इजी हो जाए, ताकि अब कंपैरिजन आसान से हो जाए। पहले कंपैरिजन करना मुश्किल था, क्योंकि ये सब के सब क्या है, ये है तो प्रोडक्शन, अच्छी बात है ना, प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा वांट सेटिस्फाई होंगे और अच्छी बात है। लेकिन अब तो बड़ी दिक्कत है, तो इस क्योंकि कोई केजी, कोई लीटर, कोई मीटर अलग अलग तरीके से, तो हमने इनको मनी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो जीडीपी आपको समझ आई, लेकिन आपने जीडीपी में एक और चीज जोड़ दिया, क्या? कि जीडीपी जो होगी वो मनी वैल्यू होगी, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। क्या बोला मैंने? जीडीपी जो होगा वो किसमें होगा? मनी वैल्यू में होगा। तो आपके सामने देखो डेफिनेशन आ रही है, उसमें भी देखो, सिर्फ आप उतना देखो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी जो होगी वो किसमें होगी? मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मनी वैल्यू यहां पर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आप लोग सीधा बोलते हो यार जीडीपी होगी मनी वैल्यू में होती है, ऐसे बोलते हो, क्यों होती है उसका रीजन मैंने दे दिया। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सर पूरा का पूरा कंसेप्ट हमें समझ आ गया। आपको अगर ये समझ आता है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं, आपने जो कुछ अभी तक पढ़ा है इस लेक्चर में, उसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी इकोनॉमी की अगर हमें ग्रोथ जाननी है, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो साफ सी बात है हम जीडीपी की बात करते हैं। जैसे जीडीपी बढ़ेगी तो हम बोलेंगे ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, और इकोनॉमी क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। लेकिन जीडीपी किस चीज को रिलेट करता है? प्रोडक्शन को, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को अगर आप ग्रोथ देखा जाए तो उसका इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर क्या दिखता है आपको? कहीं ना कहीं जीडीपी है। और जीडीपी किसकी बात करता है? प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जीडीपी
जीडीपी ज्यादा होगी, और प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा उस इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा जो वांट्स होंगी वो सेटिस्फाई होंगी। तो किसी भी कंट्री में वो गवर्नमेंट अच्छी होती है जो अपनी कंट्री के लोगों की मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है, क्योंकि जो रिसोर्स वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। अभी बात करते हैं इनके ऊपर, पहले थोड़ा सा भी देखो क्या लिखा मैंने। देखो मैंने आपको वही बताया है कि इकोनॉमी में अगर हम ग्रोथ की बात करें, सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या है, सबसे बेस्ट अगर हम ग्रोथ को देखते हैं तो जीडीपी है, और जीडीपी किसकी बात करता है, उस कंट्री में होने वाले एक साल के प्रोडक्शन को, लेकिन वो किस में होता है, मनी वैल्यू में होता है। और प्रोडक्शन किससे रिलेटेड करता है, प्रोडक्शन अगर ज्यादा होती है कहीं ना कहीं ये ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो इतना समझ आया? बिल्कुल सर। अब मैं आगे बात करता हूं, तो चलो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम 11th क्लास को भी याद कर लेते हैं। मुझे पता है आपको ये सारी चीजें आती हैं, बट फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, देखो क्योंकि यहां से हमारा जो कंसेप्ट है वो एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मेरे को दोस्तों एक बात बताओ, ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं क्या वो सारी की सारी आप सेटिस्फाई कर दोगे? कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड। बोलो अनलिमिटेड, है ना। और इनको सेटिस्फाई करने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, याद है आप लोगों को 11th क्लास? बोलो रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो लिमिटेड होते हैं, है ना। इन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, रिसोर्स क्या होते हैं आप ये पता करते हैं। देखिए रिसोर्स कोई भी चीज है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करे, वो रिसोर्स होता है। और पूरी इकोनॉमी जब आप क्या कर रहे हो, आप तो एक स्टडी कर रहे हो, अभी आप सीख रहे हो चीजों को। तो जब आप सीख रहे हो तो ये सब्जेक्ट बनाया किसने होगा, ये इकोनॉमिस्ट ने बनाया है, ठीक है। ये इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्रियों ने ये सब्जेक्ट को बनाया है। जो कंसेप्ट आप इंडिकेटर जो भी देख रहे हो सारे के सारे इकोनॉमिस्ट ने बनाया है। तो उन्होंने जब ये सब्जेक्ट बनाया है तो उन्होंने बोला वैसे तो दुनिया में देखिए रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा बच्चों के लिए आसान हो, थोड़ा कंसेप्ट को समझने के लिए आसान हो, तो उन्होंने क्या कर रखे हैं, रिसोर्सेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। और वो 4 पार्ट में जो रिसोर्सेज को डिवाइड किया है उनमें से एक लैंड है, दूसरा लेबर है, तीसरा कैपिटल है, ये आपने सुने भी होंगे, और अगला क्या है, एंटरप्रेन्योर। ये सुना है नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है। देखिए ये सारे के सारे रिसोर्स हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी रूप में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। सर कैसे? क्योंकि देखो ये जो रिसोर्स है ना, इनको हम एक और चीज बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपने सुना होगा इनका, मतलब कहीं भी अगर प्रोडक्शन होती है तो इनका यूज होता है, ठीक है। और देखो इनको एक और चीज से बोलते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिसोर्स भी इनको बोला जाता है, प्राइमरी रिसोर्स भी इनको बोला जाता है। तो अगर मैं पूछता हूं आपसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या हैं, जो कोई चीज किसी भी चीज की प्रोडक्शन में यूज होते हैं उनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये आपने 11th में कॉस्ट वाले चैप्टर में सीखा था। तो इकोनॉमिस्ट ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ब्रॉडली ये 4 फैक्टर रखे हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लेकिन यहां से ना एक डाउट क्रिएट होता है। क्या डाउट क्रिएट होता है कि यार इतने सारे रिसोर्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन यार इकोनॉमिस्ट ने ऐसा क्या दिमाग लगाया होगा कि इन चारों को ही रखा। हमने बोला उनको कि यार इकोनॉमिस्ट हम समझते हैं, तू अपना सब्जेक्ट हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, तूने रूल बनाए हैं, अच्छी बात है, लेकिन यार इतने सारे रिसोर्स में से यही 4 रिसोर्स क्यों रखे आपने? तो इकोनॉमिस्ट ने बोला इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते नहीं बोलते? मैंने बोला वो तो बोलते हैं, लेकिन इन्हीं को ही क्यों रखा, और भी तो होते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने साफ साफ मेरे को क्लियर किया, उन्होंने बोला देखो जहां कहीं भी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन किस किस चीज की हो सकती है, सर्विस की भी हो सकती है और गुड्स की भी हो सकती है ना। तो बोला जहां कहीं भी अगर प्रोडक्शन होती है तो वहां पर इन 4 रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन जरूर होता है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये आपको 95 या 98% केसेस में मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी जहां कहीं भी प्रोडक्शन होगी तो ये 4 रिसोर्सेज, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, मिलेंगे। मैंने फिर इकोनॉमिस्ट को पकड़ लिया। मैंने कहा इकोनॉमिस्ट मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, सामने कैमरा लगा हुआ है, पीछे बोर्ड है और यहां पर कोई है भी नहीं, ये भी तो सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है ना। इकोनॉमिस्ट ने बोला बिल्कुल हो रही है। तो मैंने बोला इकोनॉमिस्ट क्या यहां पर भी वो चारों चीजें दिख रही हैं, ये क्या चारों फैक्टर यहां पर भी हैं? तो इन्होंने बताया, इन्होंने मेरे से पूछा, मैं बताता हूं यहां पर भी है। मैंने बोला कैसे? बोला लैंड है यहां पर। मैंने कहा लैंड तो है, ठीक है।
बोला एंटरप्रेन्योर है, मैंने बोला हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हो गया, यानी जो अल्टीमेटली रिस्क बियर करता है उसको आप एंटरप्रेन्योर बोलते हो। ऐसे एंटरप्रेन्योर को मैं बताऊंगा फिर तो, क्योंकि आगे जब एक मेथड आएगा इनकम मेथड वहां पर और अच्छे से समझाऊंगा। तो एंटरप्रेन्योर मैं हो गया, यानी बिजनेसमैन एक तरीके से आप लगा लो जो रिस्क बियर करेगा अल्टीमेटली, तो वो भी मैंने कहा ठीक है ये मैं हूं। फिर इन्होंने बोला क्या यहाँ पर कैपिटल लगी हुई है। अब देखो थोड़ा सा कैपिटल को जानते हैं। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब दो तरीके से देखा जा सकता है। दो तरीके की कैपिटल होती है ब्रॉडली, एक होती है ह्यूमन कैपिटल और एक होती है फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो होगा ये तो आपको पढ़ना है जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट यानी अगली बुक, वहां पर इसका पूरा चैप्टर वहां पे इसको समझेंगे, ठीक है। मैं इस टाइप के कैपिटल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल में यहां पर क्या चीजें आ जाती हैं, यहां पर फिजिकल कैपिटल का मतलब है कोई भी लॉन्ग टर्म की एसेट्स होती हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म की चीजें जो किसी भी चीज की प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, जैसे मशीनरी हो गया, जैसे ये बोर्ड हो गया यहां पर, है ना, जैसे कोई भी बोर्ड हो गया या कैमरा हो गया या चेयर्स हो गई, जो भी लॉन्ग टर्म की चीजें हैं और वो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रही हैं, उनको हम फिजिकल कैपिटल में ले जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में होने वाले प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। समझ आया आप लोगों को। तो कैपिटल का मतलब यहां पर ये हुआ, ठीक है। तो पैसा अगर आप लगा रहे हो किसी बिजनेस में और इन चीजों को खरीदने के लिए लगा रहे हो तो वो पैसा तब जाके कैपिटल बनता है। लेकिन पैसा सिर्फ अगर आप पैसा देखोगे तो वो कैपिटल नहीं होगा, वो पैसा यूज होना चाहिए किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। तो कैपिटल भी यहां पर देखने को मिल रही है क्योंकि कैमरा दिख रहा है आपको, ये बोर्ड दिख रहा है आपको, चेयर दिख रहे हैं, तो कैपिटल भी है यहां पर। अब मैंने कहा ठीक है भैया मेरे को कैपिटल भी समझ आ गया, लैंड भी समझ आ गया, एंटरप्रेन्योर भी समझ आ गया, लेकिन इकोनॉमिस्ट लेबर तो बता दो, लेबर कहां है यहां पर, यहां तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, और कहां है लेबर यहां पर, बताओ कौन होगा यहां पर लेबर, जल्दी से बच्चों जवाब दो मेरे को, लेबर कौन होगा यहां पर, लेबर। अब उन्होंने मेरे से पूछा लेबर का काम क्या है आपके बिजनेस में। मैंने बोला मेरे बिजनेस में लेबर का काम होता है वर्कर, यानी लेबर का मतलब हो गया यहाँ पर वर्कर, है ना। इकोनॉमिक्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसे वर्कर हो गया लेबर हो गया। तो मैंने बोला लेबर का काम यहाँ पर है बच्चों से फीस कलेक्ट करना, उनकी क्लास डिसाइड करना कब होगी, अलग अलग चीजों को मैनेज करना इस बिजनेस के अंदर, तो ये लेबर का काम है। उन्होंने बोला काम कौन करता है, मैंने बोला ये काम तो मैं करता हूं। तो उन्होंने बोला आप ही इस बिजनेस के लेबर भी हो गए, आप ही इस बिजनेस के एंटरप्रेन्योर भी हो गए। आप दोनों तरीके से पैसा कमाने की सोचोगे। आप सोचोगे आप अगर एंटरप्रेन्योर वाली अपनी स्किल लगा रहे हो तो आपको वहां से भी पैसा मिलना चाहिए, आप एक लेबर के तौर पे भी यहां पर काम कर रहे हो तो आप सोचोगे जो काम एक लेबर को करने के बाद पैसा मिलता, वो पैसा आप सोचोगे कि ये पैसा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि आप लेबर वाला काम भी कर रहे हो। मैंने कहा इकोनॉमिस्ट मेरे को ना आपकी बातें बिल्कुल समझ आ गई, आप क्या बोलना चाहते हो। अब एक और चीज ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन होता है ना, जो प्रोडक्शन होता है वो ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े बिजनेस को सोचो। यहां पर अगर एक छोले वाला भी बैठा है वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, अगर एक मोमोस वाला है वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, तो मोमोस वाला भी अगर प्रोडक्शन कर रहा है सपोज, तो उसके पास भी ये चार फैक्टर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं और एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं, ठीक है। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर मोमोस वाले के पास भी होते हैं। कैसे, जो मोमोस की प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास भी होंगे। देखिए मोमोस वाला जो खुद हो गया वो एंटरप्रेन्योर हो गया एक तरीके से, क्योंकि उसने वो सारी चीजें क्या कर रखी हैं, एक्वायर कर रखी हैं, सारी चीजों को मैनेज किसने किया है, एंटरप्रेन्योर ने किया। जो इनको मैनेज करता है उसको भी हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो मोमोस वाला यानी एंटरप्रेन्योर तो हो गया, लैंड भी वहां पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल क्या होगा उसके पास, जो भी उसके पास वो कढ़ाई वगैरह, जो भी उसके पास आग जलाने के लिए जो गैस वगैरह जो भी है, मतलब जो लॉन्ग टर्म की चीजें उसके पास पड़ी हुई हैं वो उसकी कैपिटल हो गई। वहां पर लेबर कौन है, मोमोस वाले की दुकान में लेबर का काम क्या होता है, लोगों को सर्व करना, है ना। जो कस्टमर है उसको चीजों को बनाकर उसको बांटना या बनाना, ये सब किसका काम है, लेबर का काम है। तो मोमोस वाला खुद ये काम कर रहा है तो वो लेबर का भी काम कर रहा है। वो सोचेगा जो लेबर को मैं पैसा देता वो भी मुझे मिलना चाहिए। तो बोलो आपको समझ आ गया ये कंसेप्ट किस बेसिस पर इनको रखा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में आपको हर जगह ये मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे सर्विस सेक्टर हो चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, तो ये मिलने ही वाले हैं आपको। बोलो इतना समझ आया आप लोगों को, सर बिल्कुल समझ आ गया। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की ओर। तो चलो बच्चों अब देखो आगे ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको जीडीपी की
थोड़ा बहुत मीनिंग समझाइए, क्योंकि मनी वैल्यू पता चल गई हमें, और भी चीजें पता चली हैं, लेकिन जीडीपी को जब कंप्लीटली हम समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपको आगे वाले लेक्चर में मैं और अच्छे से समझाऊंगा कि जीडीपी क्या है। ठीक है, अभी बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली चीजें समझ आई हैं। ठीक, जो एक्चुअल में मीनिंग होगी वो तो मैं आपको बाद में पूरी कंप्लीट समझाऊंगा। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को ही आज हम सीखने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको 6 नंबर में भी एग्जाम में मिल सकता है, तो ध्यान से समझना इसको। उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी समझाऊंगा, और भी बहुत सारे कंसेप्ट इसमें हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, कुछ एजम्पशन में ले रहा हूं। मान लो एक इकोनॉमी है, और इस इकोनॉमी में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में सिर्फ 4 लोग रहते हैं। कौन कौन? राम, मोहन, सोहन, और एक और बंदा है जिसका नाम है श्याम। अब ये 4 लोग रहते हैं और कोई नहीं है मान लो इस इकोनॉमी में, और इन लोगों को बाकी दुनिया से कोई मतलब भी नहीं है। अब जो ये बंदा श्याम है ना, इसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना इस इकोनॉमी में प्रोडक्शन किया जाए। तो इसने सोचा प्रोडक्शन किया जाए, लेकिन इसके दिमाग में ये आया, यार प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे पास लैंड, लेबर, कैपिटल ये होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हूं। इसने सोचा अगर मैं सारी चीजें इकट्ठा करके प्रोडक्शन करूंगा तो एंटरप्रेन्योर तो मैं खुद हो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास लैंड, लेबर, कैपिटल कहां से मिलेगी। तो इसने देखा, नजरें इसकी फिरी राम के पास थी लैंड, क्योंकि इसको लैंड की जरूरत थी। तो राम भाई साहब से बोला कि राम भाई जी आप क्या अपनी लैंड हमें यूज करने के लिए दोगे, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन करनी है, फायदा आपको भी होगा वापस। तो राम ने बोला ठीक है, मैं आपको अपनी लैंड देता हूं, लेकिन बदले में मुझे रेंट चाहिए। हमने बोला ठीक है, आप लैंड दो तो सही। तो हमने इनकी बातों पर एग्री किया, और इनको हमने बोला कि हम आपको रेंट देंगे बदले में। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं, लेकिन हमें अब लैंड मिल गई। अब श्याम ने बोला यार एक और चीज चाहिए, लैंड तो मिल गई, लेकिन लेबर कौन होगा। मैं थोड़ी ना काम करूंगा, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन दूंगा, लोगों को समझाऊंगा। लेबर वाली स्किल चाहिए। जो भी ये राम प्रोडक्शन, जो ये श्याम जो प्रोडक्शन यहां पर करना चाहता है, उसके लिए जो लेबर वाली स्किल थी, इन भाई साहब ने देखा वो तो मोहन के पास है। मोहन तो एक अच्छा लेबर है, वो काफी अच्छा काम कर सकता है लेबर वाला। तो मोहन से पूछा, हे मोहन, क्या आप अपनी लेबर वाली स्किल यहां पर यूज करोगे? क्या आप हमारे यहां पर काम करने आओगे? तो मोहन ने बोला क्यों नहीं आएंगे, लेकिन बदले में हमें क्या चाहिए, हम आपको अपनी लेबर वाली स्किल देंगे, तो बदले में आपको हमें वेजेस देना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो हमने कहा ठीक है, तो लेबर भी मिल गई हमें। उसके बाद हमने सोहन से पूछा, क्योंकि सोहन अब बचा हुआ, तो हमने इससे पूछा सोहन आपके पास भी कुछ और चीज है इनके अलावा? तो सोहन ने बोला मेरे पास कैपिटल पड़ी हुई है, मेरे पास मशीनें पड़ी हुई हैं। तो जो चीज यहां पर प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए थी, उसकी जो कैपिटल यानी जो मशीनें वगैरह चाहिए थी, वो मशीन मेरे को सोहन के पास मिल गई। यानी शाम को वो मशीन किसके पास मिली, वो कैपिटल किसके पास मिली, वो सोहन के पास मिली। तो हमने बोला ठीक है सोहन, आप क्या करो ना, अपनी कैपिटल हमें दे दो। सोहन ने बोला क्यों दूं? मैंने बोला हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे बताओ जल्दी से? इंटरेस्ट देंगे। तो सोहन ने बोला ठीक है भैया, आप इस कैपिटल को अपने पास रखो। देखो कैपिटल, ध्यान से सुनना, कैपिटल मैंने आपको पहले ही बोला है। मान लो अगर इस सोहन के पास कैश भी अगर होता है, तो हम एक बिजनेस अगर कर रहे हैं, ये कैश अभी कैपिटल नहीं है, लेकिन इस कैश को अगर हम यहां लगाकर मशीनें वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये जो कैपिटल, ये जो मशीनें हैं, ये तो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। तो इस मशीन को हम मनी की फॉर्म में भी बोल सकते हैं, यानी कैश टोटली क्या हो जाएगा, फिर कैपिटल हो जाएगा। जब ये यहां पर क्या बन जाएगा, मशीनों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कैश भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से सोच सकते हो सकता है इसने कैश दिया तो मशीनें खरीद ली हो, या इसके बाद मशीन हो, वो मशीन इसने इनको दे दी हो, तब भी वो क्या बन गई हो, कैपिटल बनेगा। लेकिन रिटर्न में बंदा इंटरेस्ट तो मांगेगा ही मांगेगा। एक तरीके से लोन टाइप का आप सोच सकते हो इसको, ठीक है, जिससे उन्होंने मशीनें खरीदी होंगी। तो कैपिटल पे रिटर्न में इसने क्या मांगा, इंटरेस्ट मांगा। आपको अगर कोई डाउट हो ना किसी भी पॉइंट से, आप नीचे कमेंट में पहुंच सकते हो, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस नहीं है तो आपको दिक्कत तो होगी। अच्छा, आप लिखो कमेंट में जहां भी आपको डाउट हो। अच्छा देखो, अब ये सारी चीजें किसने इकट्ठी करी हैं, श्याम ने। तो जो भी बंदा इन चीजों को क्या करेगा, इन चीजों को मैनेज करेगा, इन चीजों को एक्वायर करेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल को एक्वायर जो करता है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये बंदा कौन हो जाएगा, श्याम, ये एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। ध्यान से समझना, तो एंटरप्रेन्योर हो गया कौन, श्याम हो गया। अब श्याम तो मालिक हो गया, तो ये इसका अल्टीमेटली रिस्क होगा। तो
इसका लेकिन अगर फायदा होगा तो लास्ट में जो भी इसको मिलेगा वो किसको, मतलब जो भी इस बिजनेस से फायदा होगा वो किसको मिलेगा, वो इन भाई साहब को मिलेगा, किसको, श्याम को, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। तो ये अपनी स्किल लगाएगा, एंटरप्रेन्योरल स्किल लगाएगा, बदले में प्रॉफिट की डिमांड करेगा इस बिजनेस से। बोलो इतना समझ आया बच्चों? सर बिल्कुल समझ आ गया हमें। सर अगर कोई डाउट होगा हम नीचे लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, जहां कहीं भी ये चीजें इकट्ठी हो जाएं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन्हीं को ही हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको बोला था अगर ये चीजें आपको दिखती हैं तो पक्का वहां पर प्रोडक्शन, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्शन, है ना। क्योंकि जहां भी ये दिखेंगी मैक्सिमम जगह तो प्रोडक्शन में ही दिखती हैं, तो इनका रिजल्ट जो होगा मानते हैं कि प्रोडक्शन होगा। तो यहां पर अगर प्रोडक्शन होगा तो इन सबको हम एक साथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? इन सबको एक साथ हम बोल सकते हैं फर्म बोलो या प्रोडक्शन यूनिट बोलो। इकोनॉमिक्स की दुनिया है साहब, हर शब्द का मतलब अलग अलग होता है। यहां पर अगर आप अकाउंट की दुनिया में जाते हो तो फर्म का मतलब जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह से होता है, बट यहां पर जहां कहीं भी ये दिखे आपको उसको फर्म बोलेंगे। अगर मैं बात करूं मोमोस वाले की भी, तो मोमोस वाला भी एक प्रोडक्शन यूनिट है, उसको भी हम फर्म बोलेंगे मोमोस वाले को। ये ध्यान रखना यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरा सब्जेक्ट है, इसको बनाने वाले लोग अलग अलग हैं, तो उनकी अपनी डेफिनेशन होती है किसी भी वर्ड को लेकर। तो यहां पर इन चीजों को हम फर्म बोलते हैं या प्रोडक्शन यूनिट हम इनको बोलते हैं। बोलो समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल सर, ठीक है सर, फर्म तो आपको समझ आ गया। अब ध्यान से देखना, अब मान लो प्रोडक्शन हुई, तो ये जो भी प्रोडक्शन हुई इसको खाएगा कौन भैया? मान लो खाने पीने की चीज अगर यहां पर होती है इस इकोनॉमी में, तो लोग तो यही चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली यही लोग क्या करेंगे, उसको परचेस करना शुरू कर देंगे। तो राम जो है, इन्होंने पैसा खर्च किया, इन्होंने बोला यार प्रोडक्शन हुई है हमारी इकोनॉमी में, हमको भी कुछ चाहिए खाने के लिए, हमको भी बेचो। तो इन्होंने बोला ठीक है आपको गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये क्या करेगा, उधर पैसा खर्च करेगा, तो इसने पैसे खर्च करे 500 रुपए, बदले में इन भाई साहब को क्या मिले, गुड्स मिले। बोलो समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल सर। ऐसे ही मोहन भी गया जल्दी भागते हुए, मोहन ने बोला अच्छा प्रोडक्शन हुई है, तो मोहन ने भी कुछ खर्चा किया। मोहन ने बोला भैया जो भी प्रोडक्शन हुई है मैं भी कुछ पैसा देना चाहता हूं, मुझे भी सामान खरीदना है। तो 500 रुपए इन भाई साहब ने दिए, पैसे गए, बदले में क्या मिले, गुड्स मिले। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसा ही ये जो सोहन है ये भी गया, सोहन ने भी इस पर खर्च किया और सोहन ने भी सामान खरीदा, उसने भी गुड्स खरीदे सोहन ने, और जो गुड्स थे वो इसने 100 रुपए के खरीदे। ठीक है, इसको गुड्स मिले, बदले में इसने कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। ठीक है, अब देखिए ये मालिक है, मालिक भी क्या करेगा, मान लो अपने बिजनेस से ये भी सामान खरीदेगा। तो श्याम जो है इसने भी खरीदा अपने बिजनेस से सामान, इसने मतलब अपने बिजनेस में कुछ एज अ कंज्यूमर इसने भी पैसा लगाया, और जब सामान इसने खरीदा वो सामान था 900 रुपए का, तो इसने भी कहीं ना कहीं पैसे ट्रांसफर करे अपने बिजनेस में और इसको मिल गए गुड्स। इतना समझ आया दोस्तों? बिल्कुल सर। देखो आपको मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, मैं बस आप लोगों से एक चीज पूछता हूं, यहां पर जितनी भी प्रोडक्शन हुई थी ना वो सारी की सारी खत्म हो गई जब इन लोगों को बेचा सामान। अब मेरे को बस इतना बताओ, जो प्रोडक्शन हुई थी उसकी मनी वैल्यू कितनी है, बता सकते हो आप लोग? तो आप में से कई लोगों का जवाब हो सकता है गलत, कई लोगों का जवाब हो सकता है सही, लेकिन मैं आप लोगों को देखो बताता हूं कैसे पता चला कि प्रोडक्शन कितने की हुई। क्योंकि सारा गुड्स तो बिक चुका है, तो इसने 900 का खरीदा, इसने 100 रुपए का खरीदा, इसने 500 का खरीदा, इसने 500 का खरीदा, सारा सामान बिक गया। तो टोटल पैसा इधर कितना बना होगा, टोटल 2000 रुपए बने। यही 2000 इस प्रोडक्शन की वैल्यू हो गई जो भी प्रोडक्शन हुआ था। अब ये लोग बोलेंगे यार आपने तो हमारा लैंड यूज किया था, लेबर यूज किया था, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल यूज हुई थी, तो बदले में हमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये भी तो दो। तो वो पैसा कहां से इनको बटेगा, लैंड वाले को रेंट मिलेगा इसी 2000 में से, लेबर वाले को वेजेस मिलेगा, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर वाले को प्रॉफिट मिलेगा, जो भी बचा कुचा होगा। और ये पैसा वापस किन के पास आ गया, इन्हीं के पास आ गया। किसके पास, राम, मोहन, सोहन और श्याम के पास। अब मेरे को एक चीज बताओ, फिर दोबारा अगर प्रोडक्शन होती है तो फिर लोग ये खर्चा करेंगे, पैसा भी किसके पास आ गया, इनके पास आ गया ना वापस। फिर दोबारा प्रोडक्शन होगी क्योंकि ये लोग फिर काम पर जाएंगे, कोई अपने लैंड देगा, कोई लेबर वाला स्किल देगा, कोई कैपिटल का अपना यूज कराएगा, फिर दोबारा से प्रोडक्शन होगी, फिर लोग ये खरीदना शुरू कर देंगे, फिर खरीदेंगे, फिर पैसा चला जाएगा, फिर पैसा वापस इन्हीं के पास आएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट के नाम से। ये सर्कल घूमता रहेगा पैसे का। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, यहां पर फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
समझ आया आप लोगों को? क्या बोलते हैं इसको हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर ये लोग एक तरीके से अपने अलग अलग फैक्टर को किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं, तो उसी दूसरे तरीके से अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही लोग एक कंज्यूमर भी हैं। आप देख सकते हो कंज्यूमर जो कंजम्पशन के लिए चीजों को खरीद रहा है, तो ये लोग कहीं ना कहीं सामान खरीदने वाले भी हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, है या नहीं है? तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? जो भी कंज्यूमर होते हैं उनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड। यहां पर कौन हो गए ये लोग? ये लोग हाउस होल्ड हो गए। ये लोग कौन हो गए? फर्म हो गए। तो हाउस होल्ड ही क्या होते हैं? जो अपनी लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वाली स्किल यहां पर यूज कर रहे होते हैं। सर ये कंसेप्ट तो समझ आया, लेकिन आपने किस बेसिस पर रखा? देखो, आपको इतना तो समझ आया पैसा घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ऐसा हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा जाता है। मैंने तो जानबूझ के 4 लोगों को रखा यहां पर। अब भारत के अंदर तो करोड़ों लोग हैं, क्या मैं करोड़ों लोगों को रख कर यहां पर आपको एग्जांपल समझा सकता हूं? नहीं समझा सकता, है ना? लेकिन ऐसा ही होता है किसी भी इकोनॉमी में। पैसा कभी उसके पास, वही पैसा फिर मेरे पास, फिर उसके पास, फिर मेरे पास, ऐसा होता है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को फीस दे रहे हो। ये जो फीस मेरे पास है इसको मैं क्या करूंगा? दुकान में जाकर खर्च करूंगा, किसी बिजनेस में जाकर खर्च करूंगा। अब बिजनेस में मैंने खर्च करा तो उस बिजनेस में हो सकता है आपके पेरेंट्स काम करते हो, तो आपके पेरेंट्स को वहां से क्या मिल गई? सैलरी मिल गई, इनकम मिल गई। तो आपके पेरेंट्स आपके घर लेकर आएंगे उस पैसे को, फिर वो आपको देंगे और आप मेरे को दोबारा से फीस के नाम से दोगे। तो ऐसा क्या होता है? ये मनी जो होता है ये सर्कुलेट होते रहती है पूरी इकोनॉमी में। तो जो पैसा आज आपके हाथ में है, कल वो किसी के हाथ में, परसों फिर किसी के और के हाथ में हो जाएगा, फिर घूम फिर के ये आपके ही हाथ में आएगा। तो मेन कंसेप्ट यही है कि जो पैसा होता है पूरी इकोनॉमी में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। इसी को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मुझे समझाना था, मैं इतने ज्यादा दुनिया के लोगों को तो ले नहीं सकता, तो समझाने के लिए 4 लोगों को लेना बहुत जरूरी था ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए। तो आपको इतना समझ आया? बिल्कुल सर, समझ आ गया। अब देखो, मैं कुछ बेसिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि और चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, वैसे तो मैं आपको एक चीज बताऊं, ध्यान से पहले सुन लो। जनरल बात बोल रहा हूं। पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, पूरी इकोनॉमी, तो पूरी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 4। पहला सेक्टर हो गया हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर हो गया फर्म, तीसरा सेक्टर हो गया गवर्नमेंट, चौथा सेक्टर हो गया फॉरेन सेक्टर। ये 4 सेक्टर हर एक इकोनॉमी में पाए जाते हैं और इन्हीं 4 सेक्टर में पैसा सर्कुलेट होता रहता है, मनी सर्कुलेट होती रहती है। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें बोला गया है कि सिर्फ 2 सेक्टर को ही आपने लेना है, जिसमें एक हाउस होल्ड होगा, दूसरा फर्म होगा। बाकी जो 2 सेक्टर हैं यहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में उसको मना कर दिया गया है सीबीएसई ने। इसीलिए मैंने गवर्नमेंट को कंसीडर नहीं किया यहां पर, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती, इस पैसे में से टैक्स के रूप में पैसा ले लेती, तो कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास सर्कुलेट हो जाता। और अगर मैं फॉरेन सेक्टर को यहां पर लेता तो उस केस में क्या होता, फॉरेनर भी हमारी कंट्री में क्या करते, हमारी कंट्री के प्रोडक्शन को खरीदते, तो वहां भी सामान चला जाता, उनका पैसा भी यहां आता, या हम भी उन लोगों का कुछ सामान खरीद रहे होते तो इन लोगों का पैसा वहां चला जाता। तो पूरा मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो होता पैसा सर्कुलेट होता। लेकिन हमने, आपके सीबीएसई ने बोला है कि गवर्नमेंट को हटा देना यहां पर और फॉरेन सेक्टर को हटा देना 4 सेक्टर में से। तो इसीलिए मैंने सिर्फ इन 2 सेक्टर को यहां पर लिया है। बोलो समझ आया आप लोगों को? सर ये भी हमें समझ आ गया। तो आपको फिलहाल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सिर्फ इन 2 सेक्टर को देखना है। ये जो पैसा घूम रहा है इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट तो आ गया, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और बातें आपको बतानी है। देखिए, हाउस होल्ड क्या करता है, ध्यान से बताना। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विस दे रहा है। कोई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या कर रहे हैं, अपनी फैक्टर सर्विस दे रहे हैं किसको, फर्म को। और फर्म क्या करता है, बदले में इनको क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है। अगर देखो हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रेंट पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, प्रॉफिट पे कर रहा है, तो ये सब फैक्टर पेमेंट है। ठीक है, ये सब क्या है, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो फर्म क्या करता है, बदले में क्या कर रहा होता है, फैक्टर पेमेंट करता है। अगर हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे भैया मेरे को रेंट मिला, ये बोलेगा मेरे को वेजेस मिला, ये बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट मिला, ये बोलेगा मेरे को प्रॉफिट मिला। तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं कि हमको हमारे फैक्टर पर इनकम मिली है, जिसको ये लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्टर इनकम बोल सकते हैं। ठीक है, फैक्टर सर्विस देने पर जो भी इनकम मिलती है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फैक्टर इनकम, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें? सर बिल्कुल नहीं। देखो, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है तो आप थोड़ा सा स्लो कर लेना, जब ये वीडियो पूरी की पूरी अपलोड हो जाएगी।
तो देखो अब मैं ना आपको आगे बताता हूं, क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो लगभग आपको समझ आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ जैसे रियल फ्लो और मनी फ्लो है ये बताना है, और फिर उसके बाद जो भी आपको थ्योरी लिखनी है वो आपकी स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा। तो जल्दी से हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। ध्यान से देखो देखो मैं आपको कुछ बताता हूं, ध्यान से देखो। हमने ये सीखा अभी तक, क्या हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड जो है और फर्म है, दो सेक्टर हमने पढ़े हैं कि एक हाउस होल्ड हो गया, दूसरा फर्म हो गया। बाकी दो सेक्टर आपको अभी सर्कुलर फ्लो में नहीं समझना। तो हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विस देता है, ये हमने पढ़ा। फैक्टर सर्विस देता है किसको, फर्म को। फैक्टर सर्विस किस रूप में देता है, लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, कैपिटल हो गया, इस तरीके से। बदले में इनको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। बोलो, फैक्टर पेमेंट मिलता है नहीं मिलता। अभी आपने देखा किस किस रूप में मिलता है, रेंट मिलता है, लैंड दिया तो रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलता है फर्म से, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बताओ, प्रॉफिट मिलता है। कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो आपके फादर वगैरह जहां भी जॉब करने जाते हैं वो फर्म है, बदले में उनको आपके फादर क्या कर रहे हैं, वहां पर लेबर सर्विस दे रहे हैं अपनी। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स में लेबर वर्कर में एक ही बात है, ठीक है। तो वो अपनी लेबर सर्विस वहां दे रहे हैं, बदले में उनको जो मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। क्योंकि जो आपके फादर का जो ऑफिस है वो फर्म हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स की दुनिया अलग होती है, ठीक है। यहां पर हर एक चीज का मतलब अलग होता है। आप बिजनेस में अलग पढ़ोगे चीजों को, आप अकाउंट में अलग पढ़ोगे चीजों को। तो इन चीजों से थोड़ा सा समझ के करना इन चीजों को। अच्छा देखो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर हमने देखा था अगर इनको रेंट वगैरह मिलेगा तो ये लोग क्या करेंगे, एक और चीज ये क्या कर रहे थे, यहां पर पैसा और दे रहे थे, क्या कर रहे थे, खर्चा भी तो कर रहे थे लोग, है ना। कंजम्पशन कर रहे थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे थे। बोलो, चीजों को खरीद रहे थे नहीं खरीद रहे थे, बोलो। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हो सकता है ये सर्विस प्रोड्यूस करेगा, तब भी क्या होगा, तब भी ये लोग सर्विस को खरीदेंगे। हम ही लोग तो खरीदते हैं जो हाउस होल्ड होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, और वही खर्चा इनको किसके रूप में मिल रहा है, रेंट के रूप में मिल रहा है। और देखो एक चीज यहां से फर्म से एक चीज और इधर आ रही है, वो क्या आ रही थी आपको पता होगा, वो क्या आ रहा था, गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, ये चीजें यहां पर आ रही थी नहीं आ रही थी फर्म से, ठीक है। तो आपको समझ आया ये चीजें, ये लोग खर्चा करेंगे तो इनको गुड्स एंड सर्विस मिलेगा, और ये लोग अपनी फैक्टर सर्विस देंगे तो बदले में इनको क्या मिलेगा, रेंट वेजेस, और ये क्या है, सॉरी, प्रॉफिट, रेंट वेजेस और प्रॉफिट, और कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है। सॉरी गलती से लिख दिया, बाकी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये समझ आया आप लोगों को। देखो दो टाइप के सर्कल आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो वो सर्कल देखने को मिल रहा है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। मनी कहां कहां इन्वॉल्व है, एक तो यहां पर इन्वॉल्व है, और एक मनी यहां पर इन्वॉल्व है। पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है वापस। तो जो मैं आपको ना ये वाला कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ध्यान से देखो, अगर सिर्फ आप मनी को देखते हो, मनी का जो सर्कुलेशन है ये वाला जो सर्कुलेशन आपको दिख रहा है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है घूमता हुआ, ये हो गया मनी। अगर सिर्फ इसी को हम देखते हैं तो क्योंकि ये मनी में है तो इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं इसको हम, मनी फ्लो। क्योंकि सिर्फ मनी को अगर हम कंसीडर करें तो ये मनी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक सर्कल और दिख रहा है हमें, कौन सा, ये वाला देखो, फैक्टर वाला, जो यहां से इधर को घूम रहा है जैसे, और फिर ये वाला देखो, ये वाला जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन सर्कल ये भी बनता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये भी, ठीक है। क्योंकि फर्म और हाउस होल्ड के बीच में सर्कल घूम रहे हैं, तो दो सर्कल घूम रहे हैं, एक मनी घूम रहा है और एक मनी नहीं है, मनी के अलावा चीजें घूम रही हैं, फैक्टर सर्विस और गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर सर्विस और गुड्स एंड सर्विस। बोलो हाँ या ना। सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो देखो जो मनी वाला फ्लो नहीं है उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं उसको हम, रियल फ्लो। तो ये भी मनी था, ये भी मनी घूम रहा था, इसको भी हम मनी फ्लो बोलेंगे, और जहां पर मनी नहीं है उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। तो रियल फ्लो अपना अलग देखने को मिल रहा है, रियल फ्लो ये रहा, और एक दूसरा जो है वो मनी फ्लो है। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। समझ आया आप लोगों को, ये चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। वैसे मैं इसको और थोड़ा सा डेफिनेशन जब समझाऊंगा, थोड़ा डिफरेंस समझाऊंगा मनी फ्लो रियल फ्लो में, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मेरे हिसाब से तो यहां तक तो हुआ ये कंप्लीट। बाकी इसमें जो थ्योरी वगैरह है, थोड़ा सा और भी कंसेप्ट है जो थोड़ा सा नेशनल इनकम से जुड़ा हुआ है, वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। बाकी आप यहां तक याद करना। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, सबसे बेस्ट वाला फ्लो कौन सा है इन दोनों में, मनी फ्लो या रियल फ्लो?
बताइए जल्दी से, रियल फ्लो ज्यादा होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी में या मनी फ्लो ज्यादा होना चाहिए? जल्दी बच्चों, मनी फ्लो ज्यादा तेज घूमना चाहिए, ज्यादा अमाउंट मनी फ्लो का होना चाहिए या रियल फ्लो का होना चाहिए? मनी फ्लो का नहीं होना चाहिए, याद रखना। मनी तो महंगाई बढ़ जाएगी तो मनी फ्लो तो और बढ़ जाएगा। अगर चीजें महंगी हो गई तो मनी फ्लो क्या होगा, अमाउंट ज्यादा दिखेगा। लेकिन मेन क्या है, मेन गुड्स एंड सर्विसेज है। गुड्स एंड सर्विसेज कम नहीं होना चाहिए। फैक्टर सर्विस जितना ज्यादा लोग देंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, और उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो उन्हें ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, है ना। तो मेन फ्लो ये होता है। लेकिन अब जो मनी का कंसेप्ट आपको पता ही है, पहले जमाने में तो मनी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, मनी तो बाद में आई है। तो पहले तो सिर्फ यही सर्कल बनेगा, कौन सा, गुड्स एंड सर्विस, ये वाला फैक्टर सर्विस का और गुड्स का, यही बनता था। तो मेन जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो होता है, इसीलिए इसका नाम रियल फ्लो है। और इस जो मनी वाला है उसको सिर्फ हम मनी फ्लो बोलते हैं, वो सिर्फ ताकि चीजें एक्सचेंज हो सके इसलिए वो फ्लो है। तो रियल फ्लो ज्यादा होना चाहिए, और सही मायने में कोई इकोनॉमिक ग्रो कर रही है नहीं कर रही वो रियल फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो का जो डिफरेंस है मैं आपको अगली क्लास में थोड़ा समझा दूंगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया, सर्कुलर फ्लो भी समझ आ गया, आपको फैक्टर पेमेंट भी समझ आ गया, रियल फ्लो भी समझ आ गया, मनी फ्लो भी समझ आ गया, जीडीपी की मीनिंग थोड़ा बहुत समझ आ गई, बाकी और हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको देखो, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी बन रही है तो थोड़ा बहुत जो भी है इसमें बचा कुचा, जैसे आपको थ्योरी वगैरह जो लिखानी है मैं अगली क्लास में आपको लिखा दूंगा।